हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के कुछ इंटरेस्टिंग लॉज के बारे में। आज हम टोटली बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को आज समझेंगे कि कौन कौन से, पहले जानेंगे कि कौन कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन होते क्या है और कौन कौन से हैं और उनका यूजेस क्या है, ये आज हम टोटली समझेंगे। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में। चलिए समझते हैं कि सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता क्या है। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिमेन्स अनचेंज्ड इज फिजिकल प्रोसेस आर नोन एज कंजर्व क्वांटिटी। आपको पता है कि जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? कंजर्व क्वांटिटी। जो लो इन क्वांटिटी, जो इन कंजर्व क्वांटिटी को गवर्न करती है, उस लॉ को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन लॉ कहते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है? द लॉ गवर्निंग द कंजर्वेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ। जो कंजर्व क्वांटिटी को कंजर्व रखती है, गवर्निंग करती है, उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं। इन लॉ को कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं। कंजर्वेशन लॉ होते कौन कौन से हैं? कंजर्वेशन लॉ 5 होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली 5 लॉ होते हैं कंजर्वेशन के। आपने 2 लॉ तो बहुत अच्छी तरीके से पहले भी सुने हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपस में इंटरकनेक्ट भी हैं। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और समझेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे कंजर्व रहता है, ये भी आज हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। इससे आप ये भी सोच सकते हैं कि आपको पता है कि जो मास रहता है वो कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। आपने सुना है कि हमेशा वेट चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होता। इससे भी आप याद रखते हैं कि जो मास है हमेशा कांस्टेंट रहता है। बट हम इस लॉ से समझ सकते हैं कि जो नेट मास रहता है आइसोलेटेड सिस्टम का, अभी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मीन्स होता है कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है। क्या होता है उस कंडीशन में? जो हमारा मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो मास कभी चेंज नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अब मैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ लिंक करके भी आपको बताने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। ये लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी है ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब आपको पता है, आपने बहुत सारी, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपने वाटर डैम देखा है, वाटर डैम से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वहाँ जो पावर प्लांट लगे रहते हैं, पावर हाउस लगे रहते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है टरबाइन के थ्रू। वहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है? ट्रांसफर, मतलब आती है, हमारे घर में आती है। घर में हम क्या करते हैं? उसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। क्या होता है कि जो मान लेते हैं अगर हम इंडक्शन या फिर हम हीटर चला रहे हैं, तो क्या होता है कि जब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो क्या हो जाती है? हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका चेंज हो रहा है। पहले क्या था? वाटर में पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हुई। फिर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे घर में आई तो हमने उसे हीटर के थ्रू हीट में कन्वर्ट किया, तो वो हीट एनर्जी में चेंज हो गई। इस तरीके से टोटली क्या हुआ, जो एनर्जी उसका एनर्जी क्या है? कंजर्व हुई, बस ट्रांसफर हुई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। अब आपने सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का लॉ भी सुना, लॉ भी पढ़ा होगा उन्होंने। न्यूटन्स ने लॉ दिया था कि इक्वल टू mc स्क्वायर। ये लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी होता है मास इंटू जो स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या आपस में कनेक्ट रहते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी वो मास में कन्वर्ट हो सकता है और जो मास है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए जो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, बस ट्रांसफर होती है। एनर्जी जो होती है मास में ट्रांसफर हो जाती है, मास में ट्रांसफर हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और जो मास है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी लॉ से प्रूफ हो जाता है। इक्वल टू mc स्क्वायर इसी फॉर्मूले से प्रूफ हो जाता है, क्योंकि न्यूटन ने दिया एक लॉ। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? In the absence of external force, ध्यान से बात सुनिएगा, in the absence of an external force, the linear momentum of an isolated system remains always constant. क्या होता है? पहले बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी एब्सेंस, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इसका मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो ये क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है, समझिए इसमें आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स।
सो जो लीनियर मोमेंटम होता है आइसोलेटेड सिस्टम का ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब ये तो आपको लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय, मतलब अब मैं एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई एक गन है। सो क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हो बुलेट फायर करता है, सो अगर उसने बुलेट फायर की यहाँ से, अगर उसने बुलेट फायर की तो क्या होता है, अगर उसने बुलेट फायर की तो बुलेट क्या होगी, आगे की तरफ जाएगी, इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जब तक उसने बुलेट फायर नहीं की होगी, उसके हाथ में गन ऐसी होगी, लेकिन जैसे उसने बुलेट फायर की तो एक फोर्स तो बुलेट का फायरिंग का फोर्स, जो बुलेट होगी आगे की तरफ जाएगी, और जो जो एक फोर्स लगेगा इस पर्सन पे न्यूटन थर्ड लॉ से, जो कि क्या होगा कि जो ये या राइफल या जो भी गन है ये क्या करेगी, इस पे एक बैकवर्ड फोर्स लगाएगी। तो क्या हो रहा है कि इसमें लीनियर मोमेंटम हो रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो बुलेट है वो आगे की तरफ मूव करेगी, उसके एक फोर्स के कारण जो ये गन है वो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी इस पे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीनियर मोमेंटम हो रहा है, इसी को कहते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। क्योंकि पहले तो ये जीरो था, बट जब इसमें लीनियर मोमेंटम लगा तो इसने आगे की तरफ भी लगाया और पीछे की तरफ लगाया, तो नेट क्या होगा, नेट लीनियर मोमेंटम जीरो हो गया। अब इसी का एग्जाम्पल है रॉकेट। रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है कि जब रॉकेट आगे की तरफ, जब रॉकेट हवा में जाता है तो क्या होता है, वो जो एक गैस पार्टिकल नीचे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में रिलीज करता है। तो क्या होता है, जब ये आगे तरफ मूव करता है तो बैकवर्ड साइड में एक गैस फायर इंजन जो भी रहता है ये थर्स्ट रिलीज करता है। सो ये भी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता। अब बात कर लेते हैं लीनियर मोमेंटम के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम जैसा ही है, बट इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क क्या होता है पहले समझ लेते हैं कि टॉर्क एक कपल फोर्स होता है जो कि दो डायरेक्शन में लगता है एक साथ। सो द नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी रिमेंस ऑलवेज कांस्टेंट। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मान लीजिए एक सर्कल है, क्योंकि एंगल की बात करें तो एंगल के लिए हमें सर्कल चाहिए। सो यहाँ पे कोई सेंटर है और यहाँ से एक रेडियस आर है और ये एक रेडियस आर है। सो यहाँ पे थीटा है, यहाँ थीटा को ओमेगा मान सकते हैं एंगल। सो ये एक एंगल है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ जो बॉडी है वो इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम कर रही है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्सेंस है अगर एक्सटर्नल फोर्स, अगर यहाँ पहले टॉर्क रहेगा तो ये आगे जाएगा तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा, बट यहाँ एक टॉर्क एब्सेंट है, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, कपल फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये एक रॉड रखी हुई है, आपकी एक सरफेस है, इस पे ये रॉड रखी हुई है, अगर आपने इसको यहाँ से धक्का दिया तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इसी फोर्स को कहते हैं टॉर्क कहते हैं। जब आपने गाड़ियों के गियर का भी देखा होगा, जब गियर मूव करते हैं तो वो टॉर्क के फॉर्म में मूव करते हैं, वहां टॉर्क फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो कांस्टेंट रहता है। इसे एक और बात से प्रूफ किया जा सकता है, मैंने आपको पहले नहीं बताया, जो आपको आपने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है, तो आपने क्या पढ़ा है कि जो फोर्स होता है मास इनटू, मतलब F इक्वल टू मा होता है, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपने पढ़ा है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि फोर्स रहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम को P से लिखते हैं और ये हो जाएगा T। सो इसी को क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ये है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर यहाँ पे फोर्स, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो लीनियर मोमेंटम हो जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, किसके इक्वल होता है, तो एंगुलर मोमेंटम को मैं लिख देता हूँ L से। तो एंगुलर मोमेंटम होता है P इंटू आर, यानी कि लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस, ये रेडियस हो जाती है तो लीनियर। सो ये क्या, अगर यहाँ भी क्या, अगर ये फोर्स जीरो है तो ये भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे टॉर्क जीरो तो ये भी कांस्टेंट हो जाता है। इसी को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है क्या कि जब जो एक प्लैनेट है अगर वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, सो क्या होता है, जैसे ही वो सन के पास जाता है तो क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है। सो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम रहती है वो तेज हो जाती है, यानी उसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड तेज हो जाती है। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये बहुत अच्छा लॉ है। द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी और सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। सो ये लॉ क्या कहता है कि जो नेट चार्ज है किसी भी बॉडी पे, जो आइसोलेटेड बॉडी यानी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो उस बॉडी पे अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है या फिर कोई सिस्टम पे चार्ज प्रेजेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब मान लेते हैं अगर इसे हम केमिकली प्रूफ करना चाहे तो आपको पता है, एग्जांपल देते हैं तो NaCl, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है NaCl, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। सो क्या होता है, जब हम NaCl को तोड़ते हैं तो ये क्या होता है, Na+ और Cl- में टूटता है। सो ये क्या हो गया कि यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो
नाइट्रोजन के सॉरी सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी डिफिशियंसी होगा और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो ये वैसे चार्ज क्या होता है? चार्ज आपको पता है कि चार्ज इज प्रेजेंट ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज कहते हैं। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। सो ये क्या होगा, जब ये ब्रेक डाउन होते हैं, इन्होंने क्या किया, एक प्लस चार्ज आ गया, एक माइनस चार्ज आ गया। अब इसके पास प्लस चार्ज यानी कि इसके पास ये +1 हो जाएगा और इसके पास -1 यानी इसको प्लस करेंगे तो अब NaCl पे तो नेट जीरो है क्योंकि ये क्या न्यूट्रल है। सो ये इक्वल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ही हो जाएगा हमारा जीरो। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया 0 = 0, LHS = RHS। तो यहाँ पे जो NaCl के पास जो नेट चार्ज था वही चार्ज इनके पास है, इन दोनों के सम के पास है, नेट चार्ज है। सो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। सो इसी तरीके से सारे पांचों लॉ हैं कि किस तरीके से ये पांचों फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहती है। सो आई होप कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन समझ में आएंगे, पांचों लॉ आपने सही तरीके से समझे होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।